आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड द्वितीय पाली सामाजिक विज्ञान 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये द्वितीय पाली का है, फिर हम आपको प्रथम पाली का देंगे। जब ये देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा आप कितना सही मारे हैं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका जो है बहुत ही, जो ऑफलाइन क्लास के होंगे खूब उनको मज़ा आया होगा, है ना। हम चाहते हैं आप लोग सब समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। कहा गया लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, हम आपको शायद ही बताए थे। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र राजनीतिक दल को। किसको कहा जाता है, राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। ये सेट जो है सी है आपका। ये कौन है, क्वेश्चन हमको मिल गया सी का, तो इसका क्वेश्चन सी का पहला राजनीतिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा छाप था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था हसिया हथौड़ा, है ना। हसिया और हथौड़ा इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ऐसे, है ना। हसिया और हथौड़ा ऐसे, हसिया, है ना जी, हथौड़ा ऐसे ही रहता है लगभग, है ना। हसिया हथौड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव की स्थापना कब हुई थी, 1900। वेरी गुड, आपको ही पता है, 1925। 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1925। वेरी गुड। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के लिए द्वारा शासन है। तो आपको ऑफलाइन क्लास जो पढ़ते होंगे, और इस साल 2022 में आप लोग को ऑनलाइन भी हम यूट्यूब के माध्यम से भी सेट करा देंगे, तो रहने दो दीजिए। तो यहाँ देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन हम वहीं 28 मिनट से हो गया ना, हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1925 में। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि लोकतंत्र, 80 क्वेश्चन आज करेंगे। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के लिए द्वारा शासन है। कौन चीज, लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। हु इज दिस सेड, किसने कहा है, तो अब्राहम लिंकन कहे कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार होता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने, अब्राहम लिंकन। 1860 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे सर, 1860 में, हाँ। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, आप मिला सकते हैं लिंकन। टोटल ऑब्जेक्टिव डीलिंग कर देते हैं। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। देखिए पूरे संसार में 7 महादेश है। 7 महादेश में 195 देश हैं। 2 देश ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं आता, ताइवान और जो है वेटिकन सिटी। तो आपको हम बता दें, क्वेश्चन है आपका कि भारत में कैसे, तो दुनिया में जो 195 देश है, तो सब देश में अलग अलग प्रकार के शासन है। कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है ना। कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं जो है क्या है, कहीं जो है संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है, कहीं क्या है जी, हाँ, कहीं अध्यक्षात्मक है, मन शासन का प्रमुख कहीं राष्ट्रपति है, कहीं शासन का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है। तो भारत में कैसी शासन, संसदीय व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय। भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था। भारत में कैसी है, संसदीय। भारत में कैसी है, हाँ, भारत में कैसी शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था। भारत में अगर शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय, यहाँ संसदीय का मतलब समझते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट्री फॉर्म, है ना। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, भारत में कितने वर्ष वाले व्यक्ति वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष। कितना खूबसूरत पूछा, 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, कैसे आप जो है इससे सफल होइएगा। तो आप अफसरशाही हटा करके, जातिवाद हटा करके, अशिक्षा का हटा कर, इन सभी चुनौती है यह, है ना, कि सबको दूर कीजिएगा तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाया गया था। भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा कितना ईस्वी में, इमरजेंसी लगाया गया था 1975 में, है ना, कितना 1975, किन के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। किन के द्वारा, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आपको बताए होंगे हम
कि आपदा के बारे में। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा होते हैं, एक मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा का परिभाषा बताए होंगे, जब प्राकृतिक व्यवस्था में एकाएक व्यवधान उत्पन्न होता है, अब बाधा पहुंचती है तो उससे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ठीक। उसके बाद अब मानव जनित आपदा, तो वैसी आपदा, वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा। जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा। क्या कहते हैं? जैसे सागर तट से दूर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। सागर तट से दूर कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। कहाँ करना चाहिए? सागर तट से क्यों होना चाहिए? दूर करना चाहिए। कौन तट से? हाँ, सुनामी का जो है कहाँ? सागर तट से दूर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सर सागर तट से दूर। अब वहीं पर मकान नहीं बनाना चाहिए, न सुनामी आएगा। जब सुनामी का क्या परिभाषा होता है बताए होंगे आप लोग को, जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश एकाएक व्यवधान उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊंचा उठ जाता है और ऊंचा उठकर तटीय भागों से टकराता है। तटीय का मतलब होता है किनारा। तटीय का मतलब क्या होता है? किनारा। और तटीय भागों से टकराकर मैदानी भागों में फैल जाता है और मैदानी भागों में फैल करके तबाही मचाता है। उसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कोई दिक्कत? भारत में सबसे भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, जो सबसे ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण सागर तट से दूर और समुद्र के किनारे वाले इलाका में जो है कि करना चाहिए? मैंग्रोव झाड़ी के विस्तार करना चाहिए। ये की करता है? सुनामी के प्रभाव को कुछ कम करता है। सुनामी के प्रभाव को कुछ क्या करता है बाबू? कम करता है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में 1871 में इटली का एकीकरण किया हुआ, तो कौन कौन राष्ट्रवादी नेता थे वहाँ के इटली का? इटली यूरोप में आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए होंगे। मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, ये तीनों, इनमें से सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में योगदान किनका था? मेजनी, इनमें से सभी। मेजनी, गैरीबाल्डी को तलवार कहा जाता है इटली का, है ना? गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, ये सब जो है राष्ट्रवादी नेता थे जो चाह रहे थे। किसके हितैषी थे? इटली के। किसके हितैषी थे? इटली के। इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? चलिए आप बता दीजिए, पढ़ाए भी होंगे, ऐसे 1 मिनट में बताते हैं कि जितना नोट है 1 रुपया के नोट के छोड़ करके, 1 रुपया के नोट और बाकी सिक्का को छोड़ करके जितना नोट है सब कौन जारी करता? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। देखते होंगे। बताइए नोट पर कितने भाषा लिखा जाता है? 17 भाषा। कितने भाषा लिखा रहता है? 17 भाषा। वो एक नोट पर 10 का हो, 20 का हो, जितना नोट रहे आपके पास, तो उसमें कितने भाषा लिखा रहता है? 17। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट पूछ रहा है। 1 रुपया का नोट और जितना भी सिक्का है सब भारत सरकार लिखा रहेगा उस पर, या वित्त विभाग, फाइनेंशियल, कौन विभाग जी? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्त विभाग, कौन विभाग बाबू? वित्त विभाग। कौन विभाग? वित्त विभाग। धन दौलत के विभाग को क्या कहते हैं? वित्त विभाग। धन दौलत के विभाग को क्या कहते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक में। अच्छा, अर्थव्यवस्था संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहले बताते हैं फिर क्वेश्चन उस पर। अर्थव्यवस्था संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनन, पशुपालन, कृषि का कार्य जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बिजली उत्पादन, है ना, गैस आदि कार्य जाते हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, स्कूल, कॉलेज, यातायात के साधन आते हैं। कहा प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें क्या क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा काम किया जाता है? कृषि, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हम प्राथमिक मेरा क्षेत्र क्या है? पेट की पूर्ति हो रहा ना, आज हम पढ़ा रहे हैं। अगर यही नहीं हो पाता तो संभव है, तो सबसे पहले मैंने कौन? खेती, कृषि, पशुपालन, खनन। क्या चीज़ जी? खनन। तो क्वेश्चन है आपका कि कृषि, पशुपालन, खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इनमें से सभी। निम्न में कौन खाद्य मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण तो बैंक ड्राफ्ट।
है ना। बैंक ड्राफ्ट जो है शाख मुद्रा का उदाहरण है। बैंक ड्राफ्ट कौन मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट कौन ड्राफ्ट जी? बैंक ड्राफ्ट जो है शाख मुद्रा का उदाहरण है। कौन ड्राफ्ट बाबू? बैंक ड्राफ्ट। कौन किसका उदाहरण? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार। आप चाहे तो क्वेश्चन कॉपी कलम ले करके क्वेश्चन ले करके आप लिख सकते हो वहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995। विश्व व्यापार के संगठन की स्थापना 1995। नेक्स्ट क्यू है जिसका मुख्यालय जेनेवा है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जिसका मुख्यालय हाँ। 2011 की जनगणना को सब भारत की आबादी कितना था? अभी 2021 में होना था लेकिन कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाया। 2011 की जनगणना को सर भारत की आबादी कितना थी? 121 करोड़। 121 करोड़ 2011 में। और अभी तो हमको लगता है कि लगभग आपका 1.5 अरब हो जाएगा जनसंख्या। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त है। माने आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? खेती गृहस्थी वाला बल उससे खेती से जो वस्तु उत्पादन किया गया है उसका मान्यता चिन्ह क्या है? कैसे समझेंगे? कोई मार्क होगा ना, मार्क होगा उसका। जैसे हम आपको बता दें कि सोना के शुद्धता के लिए हॉल मार्क होता है। कौन चिन्ह होता है जी? हॉल मार्क, है ना। सरकारी द्वारा बनाए गए कुछ कंपनियों का जो होता है तो ISI मात्रक होता है, ये हॉल मार्क होता है। ठीक उसी प्रकार से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के सुनिश्चित करने के लिए एग मार्क होता है। एग मार्क कौन मार्क होता है बाबू? एग मार्क। हाँ, अंडा का चिन्ह का रहेगा, है ना जी, कि एग मार्क। एग मन अंडा, है ना, एग मार्क रहता है। कौन मार्क रहता है? एग मार्क रहता है। कोई दिक्कत? तो कृषि उत्पाद एग मार्क। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यह क्या कहते करता है कि आपका यह जो है गिनती होता है, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1954 में हुआ था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ओरिजिनेशन, है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में। इसका काम की था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के कि भारत में जितने भी आदमी हैं सब कितना कमाते हैं, सबका प्रति व्यक्ति आय निकालिए। जैसे आपका घर है, आपका जो है 5 गो सदस्य है, उतना पापा कितना कमाते हैं? 4000, भैया 3000, उस सब के जोड़ जाड़ के ले जाता है और उसके बाद इसी के द्वारा शायद प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय जो है पता चल पाता है उसका कि प्रति व्यक्ति आय कितना निकला है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कौन सी काम करता है था? तो पैसा सबका, कमाई सबका जोड़ता था कि कौन आदमी कितना कमाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954। इसकी स्थापना नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये आपका हो गया क्वेश्चन किसका? ज्योग्राफी का। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, जो जीव जंतु के सड़ला गलला से प्राप्त होता है, कोयला। पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस में CH4 मीथेन आ गया, प्राकृतिक गैस। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन? ये सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जो जीव जंतु पेड़ पौधे के सड़ला गल्ला से परिवर्तित होने से बनता है उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। ये सब जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। कहाँ था? तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर में शायद 1955 ईस्वी में, 1855 में तारापुर प्रथम परमाणु विद्युत गृह। तो ये जो है तारापुर में 1855 में जो है तारापुर, शायद 1855 होगा। तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम जो है परमाणु विद्युत गृह स्थापना हुआ था। प्रथम परमाणु विद्युत गृह क्या हुआ था? स्थापना हुआ था तारापुर में। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मानव के द्वारा बनाए गए भूमि से ऊर्जा निकालने का कौन राज्य में? हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ठीक आ रहा है स्क्रीन पर? हिमाचल प्रदेश। कहाँ जी? हिमाचल प्रदेश। तारापुर हिमाचल प्रदेश। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश में। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। हाँ। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम में क्या क्या जाते हैं? डीजल, किरोसिन। पेट्रोलियम में क्या क्या जाते हैं? डीजल, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब आ जाते हैं पेट्रोलियम में। और ये पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होते हैं।
एशिया में सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप, जहाँ रेलवे को जो है खोला कसा बनाया जाता है, तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कहाँ जी? जमालपुर, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। मैंने कहा एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारत में? बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की। बेंगलुरु किसकी राजधानी? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन शहर, सिलिकॉन शहर। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन शहर। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? हाँ, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन शहर। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? मंदार हिल किस जिला में? बिहार के किस जिला में? बिहार के किस जिला में मंदार हिल है? बांका जिला में। बांका जिला में। किस जिला में? बांका जिला में। किस जिला में? बांका। मंदार हिल किस जिला में? बांका जिला। मंदार हिल किस जिला में है? वेरी गुड। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? वहाँ सासाराम में किया है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी कौन वंश का था? सूर वंश का था। उसका बचपन का नाम फरीद था। बस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। तो है ना जी, अफगानी था ये। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। किस युग में? मध्य युग में। मध्य युग समझते हैं? 1500 कुछ आपका इतिहास जो बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, इसको डालेंगे, पूर्ण रूप से बताएंगे कि इतिहास का स्ट्रक्चर। सासाराम का मकबरा मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? जानते हैं? रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में जो लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया था, उससे बचने के लिए अपने भाषा बदल लिया था। बोला था कोई हिंदी भाषा में नहीं छापेगा, ठीक। तो रात रात क्या कर लिया था? अंग्रेजी भाषा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन किए थे? मोतीलाल घोष। दो भाई थे, मोतीलाल घोष और इनका कोई भाई थे। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन किए थे? मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही जाता है। ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। ग्रुप कौन मिला हमको? सी है। मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष, हाँ। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य। देखो, मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक किए थे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। मराठा पत्रिका किस भाषा में? मराठा कौन था? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा, मराठा अंग्रेजी भाषा। केसरी भी किए थे। केसरी को कौन भाषा में किए थे? हाँ, मराठी भाषा में किए थे अंग्रेजी, तो केसरी को किए थे मराठी भाषा में। कौन भाषा में? मराठी। क्या किए थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? मराठा को किए थे अंग्रेजी में, और केसरी को क्या चीज में किए थे? संपादन किए थे, लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक किए थे। मराठा को अंग्रेजी, मराठा को अंग्रेजी में। मराठा पत्रिका। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिख गुरु में 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में हुआ था। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म स्थान किसके नाम से प्रसिद्ध है? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? कितना खूबसूरत सा है। बिहार बंगाल से कब, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? क्वेश्चन आपके पास ही होगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। बिहार 1936 में तो उड़ीसा अलग हुआ था। तो बिहार से बंगाल कब हुआ? 1912। 1936 में उड़ीसा। 2000 ईस्वी में झारखंड। 2000 ईस्वी में केकरा से? बिहार से। बिहार से में अपना अस्तित्व में आया 2000 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किया था। तो सबसे पहले वो कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाली। भारत आने वाले कौन थे वो? सबसे पहले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाल क्या था? वास्को डी गामा। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम आप लोग को बताए होंगे। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्रों के, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जिसको हिंद चीन कहते हैं पूरा के मिला करके। तो ये पूछ रहा उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975। उत्तरी और दक्षिणी का वियतनाम का एकीकरण वेरी गुड 1975 में। वेरी गुड। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया गया? हाँ, देखिए बताते हैं आपको। एक होता है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी होता है।
एक पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये जो है स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किए थे। मोतीलाल नेहरू और कौन किए थे? एक है पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में ही पे रावी नदी के किनारे 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की किए थे झंडा फहराया।